मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। कहते हैं ना, शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल बहुत मीठा होता है। अभी हम लोग मित्रों स्टडी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोगों को काफ़ी कठिनाई का अनुभव होता है, लेकिन जब हम लोग सफल हो जाएंगे तो इसका अनुभव जरूर ही बहुत अच्छा लगेगा और हम लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम लोग अपनी स्टडी को, अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। मित्रों हम लोग जैसा कि ARO क्या है, ARO और ARO तथा APS क्या है, APS या PCS के लिए भी हम लोग कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज होने वाली है मित्रों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो UPPSC है क्या है, UPPSC है आपकी, वो जितने भी क्वेश्चन उठाती है वो क्या होता है, UPPCS या UPPSC जो भी क्वेश्चन आपका उठाती है मित्रों, वो चूंकि आयोग वहीं का है तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आकर के उनका इधर उधर आता जाता रहता है। सभी परीक्षाओं में घूम घुमा कर पूछते जाते रहते हैं जो लेवल की परीक्षाएं होती हैं। तो हम लोगों को ये टेस्ट बहुत मेहनत से करना है, हमारी सभी परीक्षाओं में आने वाला है और ये एक टेस्ट से हम लोगों का काफ़ी क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने पीछे जो मित्रों अभी तक हम लोगों ने चार जो है टेस्ट सीरीज कर लिया है और आज हम लोग टेस्ट नंबर 5 करेंगे, अपना टेस्ट सीरीज 5 करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम क्या है, अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कालाशोक और ऑप्शन डी महापद्म नंद। तो जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है मित्रों वो है कौन, महापद्म नंद। ये पुराणों में भी कहा गया है, महापद्म नंद को अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। हम लोगों को जानना है अपरो का मतलब होता है दूसरा, क्या होता है, दूसरा या दूसरे, दूसरा परशुराम। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परशुराम ने जिस प्रकार से ठाना था कि हम क्षत्रिय पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर देंगे, क्या कर देंगे, क्षत्रिय विहीन कर देंगे, उसी प्रकार से इसका भी कुछ मान्यता थी। ये भी वही सोच रहा था। तो कुल मिलाकर इसीलिए परशुराम के, इसके लिए परशुराम के नाम से इसको दूसरा परशुराम के नाम से इसको जाना जाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसके बारे में मित्रों हम लोगों को जान लेना है कि महापद्म नंद जो था ये नंद वंश का संस्थापक था। कौन था, नंद वंश का संस्थापक था। और ये हम लोगों को जानना है इतिहास में नंद वंश के पहले का जो नंद वंश था मित्रों, इसको हम लोग शिशुनाग वंश क्या कहते हैं, शिशुनाग वंश ही कहते हैं। हम लोगों को ये ध्यान देना है। और मतलब नंद वंश का विनाश करके मौर्य वंश की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई, मौर्य वंश की स्थापना हुई। और मौर्य वंश ने भारत को अखंड भारत में तब्दील किया, हम लोग को जानते हैं। तभी से अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है आया, तो मौर्य वंश में अखंड भारत का निर्माण हुआ था। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है मित्रों कि कॉमनवेल्थ क्या है, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन ए बीजी तिलक, ऑप्शन बी एनी बेसेंट और ऑप्शन सी GK गोखले और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कॉमनवेल्थ जो पत्र है मित्रों किससे जुड़ा हुआ है, एनी बेसेंट महोदया से जुड़ा हुआ है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है, एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ है। एनी बेसेंट ने इसका संपादन किया था। और ये हम लोगों को ध्यान देना है कि जो कॉमनवेल्थ पत्र है ये मद्रास से पब्लिश होता था। कहाँ से, मद्रास से प्रकाशित होता था। और किस भाषा में होता था, तो इंग्लिश में होता था। क्या होता था, इंग्लिश में होता था। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरवाल क्या है, पुरवाल द्वीप है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ऑप्शन ए न्यू मूरे और ऑप्शन बी कार निकोबार, ऑप्शन सी अंडमान और ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो इसमें पुरवाल निर्मित जो द्वीप है हमारा, ये हमारा है लक्षद्वीप। ये हम लोगों को ध्यान देना है मित्रों। लक्षद्वीप क्या है, पुरवाल निर्मित द्वीप है। अब इसमें लक्षद्वीप के बारे में हम लोगों को जान लेना है मित्रों कि लक्षद्वीप में कुल मिलाकर कई द्वीपों का समूह है, इसलिए हम लोग इसको लक्षद्वीप समूह कहते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर 36 द्वीप समूह हैं, छोटे मिले बड़े मिलाकर के 36 द्वीप हैं कुल मिलाकर के मित्रों। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और लक्षद्वीप का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा नहीं मित्रों, इसका बहुत छोटा क्षेत्रफल है, केवल 32 वर्ग किलोमीटर है। ये हम लोगों को ध्यान दे रहना है। तो हम लक्षद्वीप के बारे में जानना है कि प्रवाल निर्मित द्वीप है और इसमें लगभग 36 द्वीप मिले हुए हैं, तभी पूरा लक्षद्वीप समूह बना हुआ है। और इसका क्षेत्रफल जो है लगभग 32 वर्ग किलोमीटर है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है मित्रों कि प्रकाश तंतु क्या है, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है
वह है। उस किस सिद्धांत पर प्रकाश का तंतु कार्य करता है, तो हम लोग को ध्यान देना है ऑप्शन ए पूर्ण अभ्यांतर परावर्तन, इसको हम लोग पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। और ऑप्शन बी है अपवर्तन, ऑप्शन सी है प्रकीर्णन और ऑप्शन डी है व्यतिकरण। तो जो हमारा प्रकाश तंतु है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का, ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसमें क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार से क्षय नहीं होता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। प्रकाश ऊर्जा किसी प्रकार से क्षय नहीं होता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 5 है मित्रों कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता, क्या है, विद्युत चालकता सर्वाधिक है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी ग्रेफाइट और ऑप्शन डी लकड़ी। तो जो किसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक है, इसमें चांदी की। क्या है? विद्युत चालकता सबसे अधिक चांदी की है, जिसमें विद्युत सबसे अधिक चलायमान होती है उसमें चांदी है। ऑप्शनों में से हम लोग को ध्यान देना है। एक होता है मित्रों सुचालक और एक होता है कुचालक। जो सुचालक होता है इसमें विद्युत का प्रवाह या विद्युत की चालकता बहुत अच्छी होती है, और कुचालक में क्या होता है, विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, ये सब कुचालक हैं, और जो अच्छी अच्छी धातुएं हैं ये सब क्या है, सुचालक के अंतर्गत आती है, हम लोग को ध्यान देना है। हम लोगों ने बहुत पढ़ा है अपने एकेडमिक लाइफ में। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एजोला, एजोला एक है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोगों को ध्यान देना है कि एजोला क्या है। एक क्या है, जलीय फर्ण है, क्या है, जलीय फर्ण है, कि जलीय इल्गी है, कि जलीय बैक्टीरिया है, कि उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो एजोला क्या है, हम लोगों को ध्यान देना है कि ये एक जलीय फर्ण है। क्या है? जलीय फर्ण है। जब एजोला को मित्रों नीली हरित, क्या है, नीली हरित शैवाल के साथ यूज किया जाता है, तो ये क्या करते हैं, फसलों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती है, हम लोगों को ध्यान देना है। कहने मतलब है मिट्टी की उर्वरकता को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो क्या है, एजोला एक जलीय फर्ण है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है मित्रों कि पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है, कौन सा होता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी बायोमास, ऑप्शन सी कार्बन और ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, जो पूरी इकोसिस्टम होता है मित्रों, जो पूरा आपकी इकोसिस्टम है उसका क्या है, प्रेरक बल, प्रेरणा कहाँ मिल से मतलब प्रेरक बल के रूप में कौन कार्य करता है, तो हम लोग को ध्यान देना है सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा प्रेरक के रूप में कार्य करती है, क्योंकि जो सौर ऊर्जा है ये ऊर्जा का क्या है, ये ऊर्जा का प्राथमिक या प्राइमरी स्रोत है, ये हम लोग को जानते हैं, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, इसीलिए ये पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है मित्रों, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था, क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, कि समाजवादी अर्थव्यवस्था है, कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कि गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है मित्रों, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, कि जैसा कि हम लोगों को पता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी होती है और समाजवादी क्या होती है, समाजवादी भी अर्थव्यवस्था होती है, दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं शामिल होती हैं। तो इसीलिए दोनों प्रकार को मिला करके हमारे देश की मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई गई है, इसलिए ये बहुत टिकाऊ अर्थव्यवस्था होती है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें मित्रों है कि तेंदुलकर समिति, क्या है, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का निम्न में से कौन सा अनुपात आकलित किया है, निम्न में से कौन सा अनुपात आकलित किया है जनसंख्या के, हम लोग को ध्यान देना है कि इसमें गरीबी रेखा से संबंधित, गरीबी रेखा से नीचे की बात कर रहा है कि कौन सी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे थी, हम लोग को ध्यान देना है इनके अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? तेंदुलकर समिति के अकॉर्डिंग। ये एक थे सुरेश तेंदुलकर मित्रों, ये हम लोगों को ध्यान देना है, इन्हीं के नाम पर ये तेंदुलकर समिति बनी हुई है, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। ये काफ़ी क्वेश्चन मित्रों पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ये हम लोगों को ध्यान देना है।
चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए 27.2, ऑप्शन बी 37.2, ऑप्शन सी 22.7 और ऑप्शन डी 32.7। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है जनसंख्या के नीचे कितने लोग अनुपात, मतलब कौन सा अनुपात है, तो ये हो जाएगा 37.2। क्या हो जाएगा 37.2, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। और जो ये तेंदुलकर समिति गरीबी के आकलन के लिए, किसके लिए, गरीबी के आकलन के लिए मित्रों ये समिति गठित की गई थी। और ये कब गठित की गई थी तो हम लोगों को ध्यान देना है। गरीबी के आकलन के लिए गठित की गई थी तेंदुलकर समिति। कब गठित की गई थी, 2005 में गठित की गई थी, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये गरीबी से संबंधित समितियां, कुछ समितियां और हैं मित्रों जो गरीबी से संबंधित आंकड़े जारी कर रही थी, तो इसमें हम लोगों को ध्यान देना जो गरीबी से संबंधित समितियां, जैसे एक हो गया आपका तेंदुलकर समिति, और एक आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये हम लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, पढ़ना ही पड़ेगा, अलग समिति। क्या है, अलग समिति है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अलग समिति ये भी गरीबी से संबंधित है। और एक है आपका लकड़ा वाला समिति। क्या होती है, लकड़ा वाला समिति, ये क्या है, गरीबी से संबंधित मुख्य बहुत इंपॉर्टेंट समितियां हैं मित्रों। इसमें पूछा जाता है कि कौन सी, इसे 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा कौन सी समिति गरीबी से संबंधित नहीं है। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि सुरेश तेंदुलकर समिति, अलग समिति और लकड़ा वाला समिति किससे संबंधित है, तो गरीबी के आकलन से संबंधित है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारे जीएस का लास्ट क्वेश्चन भी है, उसके बाद हम लोग हिंदी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है मित्रों कि यदि किसी संख्या का 3/8 और 2/7 का योग कितना है, 370 है, तो वह संख्या होगी। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं मित्रों। जैसा कि हम लोग जाते हैं, कह रहा है किसी संख्या, मान लीजिए संख्या x है, इसका 3/8 और क्या कह रहा है, इसी का संख्या का 2/7 कितना हो जाएगा, का योग माने जोड़, इसका योग कितना है, 370 है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते 3x हो जाएगा, नीचे 8 हो जाएगा, और ये आपका 2x और 7 हो जाएगा बटा 200, वो 370 हो जाएगा बराबर करके। और इसका हम लोग लघुत्तम निकाल लेंगे। तो इस प्रकार आप हल करेंगे मित्रों। तो कुल मिलाकर के अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा मित्रों। तो यहाँ पर आ जाएगा x का मान 560, ये हम लोगों को ध्यान देना है, ये मान निकाल लेना है मित्रों हम लोगों को। तो ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए इस प्रकार से हमारा मित्रों ये जीएस का 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, समीक्षा अधिकारी में लगभग क्वेश्चन आए हुए हैं या उसी मॉडल पर आधारित हैं, ये हम लोग को ध्यान देना है। लेवल लगभग आपका बिल्कुल सेम है। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए हम लोग अपने हिंदी के पार्ट में चलते हैं मित्रों। जैसा कि हम लोग जानते हैं हिंदी में जो हमारा प्रारंभिक परीक्षा में जो हमारा सिलेबस है मित्रों हिंदी में, उसमें केवल आपकी 6 टॉपिक हुए हैं। 6 टॉपिकों में से आपके जो हैं 10-10 वाक्य हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसी में से क्वेश्चन आएंगे। आपको सिलेबस भी याद होना चाहिए और उसके ऊपर काम भी बढ़िया से होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। जैसा कि अगर हम लोग अच्छे से चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो, तो निश्चित रूप से हिंदी का जैसे 60 क्वेश्चन आता है मित्रों, तो इसमें से हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी कि कम से कम हमारा क्वेश्चन हो, तो कहने का मतलब 52 से लेकर कम से कम 60 क्वेश्चन के बीच में होना चाहिए, तभी हम लोगों का अच्छे से क्लियर होगा कि हाँ सिलेक्शन निश्चित रूप से आपका हो पाएगा। क्योंकि हिंदी है बहुत अच्छा नंबर उठाती है, और जीएस में लगभग थोड़ा कम ज़्यादा करके बहुत लोगों का आसपास रहता है। जीएस में आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और हिंदी में अगर आप उतना मेहनत कर देंगे तो निश्चित ही आपका लगभग 50-55 क्वेश्चन के आसपास जरूर सही हो जाएंगे, ये हम लोगों को ध्यान देना है मित्रों। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्राची शब्द का विपरार्थक मतलब विलोम क्या है, विलोम, ये हम लोगों को ध्यान देना है। प्राची शब्द का विलोम क्या है, को उदीची है कि प्रतीची है कि नवीन है कि समीची है। तो हम लोग को ध्यान देना है कि प्राची शब्द का विलोम क्या है, प्रतीची है, ये हम लोगों को ध्यान देना है क्या है, प्रतीची है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य छांटना है। क्या शुद्ध वाक्य छांटना है, तो शुद्ध वाक्य जैसा है कि ऑप्शन ए कह रहा है कि मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, संभव नहीं हो सकता, क्या है, संभव नहीं हो सकता। और अगला है कि वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। और अगला सी नंबर है कि यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। और डी है इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा,
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये हम लोगों को ध्यान देना कि यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। जैसा कि ऑप्शन ए में मित्रों हम लोग देखें कि मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, तो संभव के साथ में सकता नहीं, संभव खुद ही सकता को संभावना को व्यक्त कर रहा, तो इसमें सकता सकता भी संभावना को व्यक्त करता, दोनों नहीं होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। और कह रहा है कि वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, तो बिल्कुल के साथ भी नहीं होता, वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, भी एक्स्ट्रा हो जाता है मित्रों, इसलिए हम लोग को ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है हिंदी का, कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है मित्रों कि अपनी मतलब अपने रहेगा यहाँ पर, अपने सहारे पर रहने वालों के लिए क्या है, एक शब्द क्या है, स्वावलंबी है कि आत्मनिर्भरी है कि बलिष्ठ है कि आत्मविश्वासी है। तो इसी वजह अपने सहारे पर रहने वालों के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है, स्वावलंबी है। क्या है, स्वावलंबी है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अपने ऊपर निर्भर रहने वालों के लिए स्पेशली यूज किया जाता है, आत्मनिर्भर बलिष्ठ बलवान के लिए, और आत्मविश्वासी अपने विश्वास के लिए हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है मित्रों कि थाली का तत्सम रूप है। क्या है, थाली का तत्सम रूप है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए स्थली, ऑप्शन बी थाली, ऑप्शन सी थालिका और ऑप्शन डी थाली। तो हमारा इसमें से हो जाएगा थाली का तत्सम रूप क्या है, स्थाली। क्या है, स्थाली हो जाएगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। इस वाक्य में कितने विशेष, क्या कह रहा है, कितने वाक्य विशेष हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो विशेष का अर्थ होता है मित्रों जिसकी विशेषता बताई जाए। क्या बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसको क्या कहते हैं, विशेष से कहते हैं। जो विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष से कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, इसको फिर से पढ़ते हैं कि भोले बालक, क्या है, भोले बालक, बालक कैसा है, भोला है, तो बालक की विशेषता बताई जा रही है। भोले बालक ने क्रूर डाकू कैसा है, क्रूर है, तो डाकू कैसा है, क्रूर है, डाकू की विशेषता बता जाए, हम लोगों को इसमें विशेष से देखना है। ने कठोर हृदय, कैसा हृदय है, कठोर हृदय में कोमल भावना कैसी है, कोमल है, तो भावना की विशेषता बताई जा रही। कोमल भावना जगा दी में वाक्य में कितने विशेष हैं, इसी प्रकार से हम लोग कर सकते हैं मित्रों, कितने विशेष हैं, तो 1 2 3 और 4 हो जाएंगे आपके, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अगर आप आराम से पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन हो जाते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए आगे हम लोग अपने लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। ये हमारे टेस्ट सीरीज का और हिंदी का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसमें है मित्रों निम्नलिखित शब्दों में से नियति का पर्यायवाची शब्द है, नियति का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। नियति का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो क्या है, प्रारब्ध है कि शाश्वत है कि भावी है कि दैव्य है। क्या है, जो नियति का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग को देखना है कि जो नियत का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है, शाश्वत नहीं है। शाश्वत का मतलब सार्वभौमिक होता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, नियत का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो शाश्वत। इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने अपना 16 क्वेश्चन कंप्लीट किया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। 16 ही सही, हम लोग पर डे 16 करेंगे तो बहुत हम लोगों का रिवीजन हो जाएगा, और नहीं पढ़े हैं तो हम लोगों को इसको अच्छे से याद करने में बहुत अच्छा मतलब वो मिलेगा, सकारात्मकता मिलेगी। और हम लोगों को ये ध्यान देना है कि जो हमारी ये टेस्ट सीरीज है मित्रों 10+6 जीएस के और हिंदी के जो क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन केवल आपके ARO के लिए ही नहीं है मित्रों, ARO और ARO के लिए ही नहीं है मित्रों। इसमें से चूंकि लोक सेवा आयोग ही आपकी PCS की परीक्षा कराता है, किसकी, PCS की भी कराता है, और लोक सेवा आयोग ही आपकी ARO की भी कराता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और आपकी APO की भी कराता है, किसकी, APO की कराता है। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन वहीं से उठते हैं, चूंकि इनका एक संग्रह होता है क्वेश्चन का लोक सेवा आयोग का, तो ये क्वेश्चन अपना उठाते हैं और ये वहीं से क्वेश्चन है मित्रों, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग अपनी स्टडी को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में हम लोग फिर मिलेंगे। इसी तरह आप पढ़ते रहिए और आगे निश्चित ही बढ़ते रहिए, ताकि हम लोग जब रिजल्ट निकले, जब परीक्षा हो, तो हम लोगों को पछताना ना पड़े मित्रों। चलिए हम लोग अपनी स्टडी को यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।